गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपने 12th एग्रीकल्चर केमिस्ट्री का अध्याय नंबर 5 में चल रहा था, अध्याय नंबर 5 मृदा अभिक्रिया पढ़ रहे थे अपन। मृदा अभिक्रिया के अंदर अपन ने पढ़ लिया था मृदा पीएच के इम्पोर्टेंस क्या क्या है, मृदा पीएच के महत्व के बारे में पूरी डिटेल से बात कर ली। जो 5-6 महत्व थे अलग अलग पॉइंट के, जो आपके क्वेश्चन बनते हैं वो मैंने आपको बता दिए थे। आज फिर मैंने कहा था अगली क्लास में अपन एक छोटा सा टॉपिक है जो इम्पोर्टेंट भी है इस चैप्टर के अंदर और थोड़ा सा अलग है, तो अपन उसी के आधार पर पढ़ते हैं। उभय प्रतिरोधक क्वेश्चन बनता है इसमें से, है ना। तो आज अपना टॉपिक रहेगा इसके अंदर अध्याय नंबर 5 के अंदर नंबर लास्ट टॉपिक है ये आपके अध्याय नंबर 5 के अंदर। तो पिछली क्लास तक अपन ने इस चैप्टर मृदा अभिक्रिया में अपन ने यही बातें की कि पीएच से संबंधित बातें की, है ना, कि पीएच किस प्रकार से कार्य करता है मृदा के अंदर। पीएच के अंदर पूरी सारी चीज़ें जो अपन ने बात कर ली कि मृदा का पीएच किस प्रकार से आपके मृदा के अंदर इम्पोर्टेंस रखता है ना। पीएच स्केल क्या होती है, किसने बनाई थी, याद है किसने बनाई थी पीएच स्केल? एसपीएल सोरेनसन नाम के वैज्ञानिक ने। पीएच बराबर क्या होता है आपके, याद करो बेटा, भूल लो मत, है ना, माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, है ना, ऋणात्मक हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के ऋणात्मक लघुगणक को अपन पीएच कहते हैं। ये अपन ने पढ़ा था, याद है ना आपको, है ना, पीएच बराबर। तो ये सारी चीज़ें अपन ने बातें की थी इसके अंदर, इस संदर्भ में। आज अपन फिर उसके बाद में अपन ने पीएच स्केल की पूरी उदासीन क्या होता है, अम्लीय क्या होता है, क्षारीय क्या होता है। फिर उसके बाद में मुख्य परिवर्तन किस प्रकार थे वो पीएच के अंदर, पीएच को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में अध्ययन किया। और फिर अपन ने पीएच के महत्व के अंदर 5-6 पॉइंट पढ़े। पहला पढ़ा पोषक तत्वों की प्राप्यता पर क्या प्रभाव रहता है। फिर उसके बाद में अपन ने बात की पोषक तत्वों की प्राप्यता के अलावा अपन ने बात की इसके अंदर आपके मृदा के अंदर जो सूक्ष्म जीव हैं उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। फिर अपन ने पौधों पर पीएच का क्या प्रभाव रहता है। और अपन ने पादप रोगों के अंदर भी बातें की 5-7 की, पादप के अंदर कौन कौन से रोग होते हैं जो पीएच परिवर्तन के द्वारा नष्ट किए जा सकते हैं उन रोगों को, है ना। भौतिक गुणों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है और घासों का क्या प्रभाव पड़ता है। तो ये अपन ने बातें कर ली थी अपने इस चैप्टर के संबंध में कि ये किस प्रकार से आपके दर्शाता है। अब इसके आगे अपन उभय प्रतिरोधक क्षमता पढ़ रहे हैं। तो आज अपना टॉपिक रहेगा पीएच के बाद में अगला टॉपिक इसी चैप्टर के संदर्भ में कि उभय प्रतिरोधक क्षमता। पहले अपन पढ़ेंगे कि उभय प्रतिरोधक होता क्या है, ठीक है ना। इसको अपन बोल सकते हैं बफर, है ना। तो उभय प्रतिरोधक क्या होता है, देखो अगला है अपने उभय प्रतिरोधक। उभय प्रतिरोधक बफर्स, है ना। उभय प्रतिरोधक के बारे में बात करेंगे। तो उभय का मतलब यही होता है और प्रतिरोधक का मतलब, दोनों का मतलब देखो, दोनों के अगर अपन मतलब से बात करेंगे तो आपको परिभाषा पर रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। उभय प्रतिरोधक से क्या मतलब हुआ कि वे पदार्थ, देखो पहले तो उभय का मतलब क्या होता है, बीच की जगह, है ना, बीच वाली दोनों। जैसे उदासीन क्या है आपके, अम्लीय न क्षारीय, तो उदासीन दोनों के बीच क्या है। तो उभय का मतलब है बीच में, न तो ज़्यादा न कम, उभय। और प्रतिरोधक का मतलब रेजिस्टेंस। जैसे अपन देखते हैं, आपने पढ़ा होगा विज्ञान के अंदर 10th क्लास में पढ़ा होगा, है ना, विद्युत के अंदर प्रतिरोध होता है ना, प्रतिरोध का बारे में रेजिस्टेंस। तो प्रतिरोध क्या करता है, विद्युत धारा के प्रवाह में रुकावट, बाधा उत्पन्न करता है, उसको अपन प्रतिरोध कहते हैं। तो यहाँ पे उभय प्रतिरोध का मतलब हुआ कि इस चैप्टर के अकॉर्डिंग अगर पढ़ें तो अपन पीएच में परिवर्तन का विरोध करें। मतलब ये प्रतिरोधक क्या करता है, पीएच में परिवर्तन का विरोध करते हैं, तो उनको अपन क्या कहते हैं, उभय प्रतिरोध कहते हैं। आई बात समझ में कि जो पीएच में परिवर्तन, जैसे अम्ल है तो अम्ल को, अगर अम्ल है तो उसको अगर अपन को क्षार में बदलना तो अपन को वो उसका विरोध करे, या फिर क्षारीय पदार्थ है उसको अगर अपन अम्ल में बदलते हैं तो वो उसका विरोध करे। तो इस प्रकार से अम्ल और क्षार की मात्रा में परिवर्तन का विरोध है, वो आपके उभय प्रतिरोध कहलाता है। तो अपन इसकी परिभाषा लिखना चाहें तो अगर अपन लिखें तो पहले तो उभय प्रतिरोधक वे पदार्थ होते हैं जिनकी उपस्थिति से, देखो वह पदार्थ जिनकी उपस्थिति से, वह पदार्थ जिनकी उपस्थिति से क्या होता है पीएच में, वे पदार्थ जिनकी उपस्थिति से पीएच में, उपस्थिति में किसी विलयन के
विलयन के उपस्थिति में किसी विलयन के पीएच मान को परिवर्तित करके विलयन के पीएच मान को परिवर्तित करने के लिए किसी अम्ल या क्षार की आवश्यकता से अधिक मात्रा, आवश्यकता से क्या डालनी होती है अपन को, अधिक मात्रा डालेंगे तो उसके पीएच में क्या होगी, अम्ल और क्षार की पीएच में परिवर्तन होगा। अधिक मात्रा प्रयोग में आती है और कोई भी विलयन थोड़ी मात्रा मिलाने पर उसका प्रतिरोध दिखाता है। मतलब अपन उसके अंदर क्या करें, कोई भी विलयन डाल देते हैं ना, जो उसके अगर कोई भी विलयन जब थोड़ी मात्रा में अम्ल या क्षार मिलाने पर के परिवर्तन में प्रतिरोध दिखाता है। आई बात समझ में? तो उसे अपन क्या कहेंगे, उभय प्रतिरोधी। और विलयन में ऐसे गुण पाए जाते हैं तो उसे अपन क्या कहते हैं, और विलयन में ऐसे गुण पाए जाते हैं उसे अपन क्या कहेंगे, उभय प्रतिरोधी। उसे अपन कहेंगे उभय प्रतिरोधी विलयन कहते हैं। तो मतलब समझ में आया इसका, उभय प्रतिरोधी विलयन किसे कह सकते हैं अपन, कि जिसके अंदर क्या है कि वह पदार्थ, उभय प्रतिरोधक उसे कहेंगे वे पदार्थ जिनकी उपस्थिति से किसी विलयन का क्या होता है, जिनकी उपस्थिति से किसी विलयन के पीएच मान में परिवर्तन करने के लिए अपन को किसी अम्ल या क्षार की आवश्यकता से अधिक मात्रा का प्रयोग करना पड़ता है, क्योंकि वो उसके परिवर्तन का विरोध करते हैं, प्रतिरोध करते हैं उसके अंदर, जिसके कारण अपन को अगर कोई चीज़ है अपन बहुत ज़्यादा चाहिए तो अपन अगर उसके अंदर नहीं घुल रहा है तो अपन और ज़्यादा घोल डालेंगे तो धीरे धीरे वो उसके अंदर परिवर्तन कर देगा। आई बात समझ में? तो इसके अंदर पीएच में परिवर्तन करने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, अधिक मात्रा का प्रयोग करना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ी सी मात्रा होती है तो कोई भी विलयन में अगर अपन थोड़ी मात्रा अम्ल या क्षार मिलाएंगे तो ये क्या करेगा, उभय प्रतिरोध उसके प्रति प्रतिरोध दिखाएगा। अगली बात समझ, उसके प्रति प्रतिरोध दिखाएगा। और विलयन में ऐसे गुण पाए जाते हैं जिससे उसे अपन क्या कहेंगे, उसे उभय प्रतिरोधी विलयन कहेंगे। अगली बात समझ में, उभय प्रतिरोध का मतलब क्या हो गया कि वे पदार्थ जो अगर अपन को किसी विलयन का पीएच परिवर्तन करना है तो उसके अंदर अपन को क्या करना पड़ेगा, उसकी अम्ल या क्षार की आवश्यकता से अधिक मात्रा डालनी पड़ेगी। आवश्यकता से अधिक मात्रा डालेंगे तभी उसके अंदर क्या होगा, आपके परिवर्तन होगा। अगर नहीं डालेंगे तो वो उसको प्रतिरोध दिखाएगा और वो प्रतिरोध के कारण पीएच में परिवर्तन नहीं हो पाएगा। अगली बात समझें तो मृदा पीएच में परिवर्तन करने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, उसके अंदर आपको बहुत अधिक मात्रा का प्रयोग करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से अपन क्या कर सकते हैं, उसमें परिवर्तन कर सकते हैं। अगर थोड़ी सी मात्रा अपन काम में लेते हैं तो वो उसका विरोध नहीं करेगा। अब उसके बाद में अगली बात करें, जैसे एग्जाम्पल की मात्रा करें अपन, तो विलयनों के ये गुण क्या होता है, निश्चित अम्लता और क्षारता के कारण होता है। इसके लिए अगर अपन एग्जाम्पल की बात करें तो अपन क्या कर सकते हैं, जैसे अगर थोड़ी सी मात्रा में अपन क्या डालें, जैसे हम अगर पोटेशियम क्लोराइड का विलयन लेते हैं, उसके साथ में अगर अपन अमोनियम एसीटेट लेते हैं, पोटेशियम क्लोराइड के साथ में क्या लें, अमोनियम एसीटेट के 1 लीटर विलयन में थोड़ी थोड़ी मात्रा HCl की मिलाएंगे। क्या है विलयन किसका है अपने पास में, एक मिटा देता हूँ इसको,
हो गई परिभाषा, समझ में आ गई आपके? सिंपल सी बात है, सिंपल है परिभाषा, जिसके अंदर क्या है कि विलयन के पीएच में परिवर्तन करने के लिए अपन क्या करें, उसके पीएच में थोड़ी सी मात्रा के कारण तो वो प्रतिरोध दर्शाता है, और अधिक मात्रा डालेंगे तो उसके पीएच में परिवर्तन हो पाएगा। तो इस प्रकार से अपन समझ सकते हैं कि पीएच में परिवर्तन करने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, उसके अंदर अधिक मात्रा में अम्ल और क्षार की डालनी पड़ेगी। अब एक एग्जाम्पल की बात करें अपन, जिसके अंदर क्या है, एक विलयन है जिसके अंदर आपके क्या डालते हैं अपन, अमोनियम एसीटेट के विलयन के अंदर अगर आप देखो, एक अमोनियम एसिड पोटेशियम क्लोराइड का विलयन है, एक तो पोटेशियम क्लोराइड विलयन है, और उसके साथ में पोटेशियम क्लोराइड तथा अमोनियम एसीटेट, इन दो का विलयन है, मान लो कोई अमोनियम एसीटेट, ये दो कोई विलयन है अपने पास में। इन विलयन के अंदर अपन क्या करें, इस विलयन का 1 लीटर का विलयन है, इसके अंदर अपन क्या डालें, एक एक बूंद करके अपन क्या डालते रहें, इसके अंदर HCl डालते रहें अपन। HCl का मतलब क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अगर अपन डालेंगे तो क्या होगा, तो पोटेशियम क्लोराइड विलयन में pH 7 से घटकर क्या रह जाएगा आपके, केवल 3 रह जाएगा, और अमोनियम एसीटेट pH में जो पहले 7 था उसमें बहुत ही थोड़ा अंतर आएगा। इससे स्पष्ट होता है इसके अंदर क्या हो जाएगा, HCl अब क्या करता है, ये तो आप क्या है क्षारीयता के विलयन है। अब इसके अंदर क्या अपन ने HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डाला, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करेगा, इसके pH में परिवर्तन करेगा, मतलब इसको अम्लीय करेगा। तो पोटेशियम क्लोराइड का pH मान जैसे KCl है, इसका pH मान तो कितना है आपके 7 था मान लो आप पहले, तो वो तो क्या हो जाएगा 7 से घटकर कितना आ जाएगा आपके 3 पर आ जाएगा। अगली बात में, लेकिन जो ये पोटेशियम क्लोराइड तो आ गया, लेकिन अमोनियम एसीटेट है, ये क्या करेगा, इसके अंदर pH के मान में अगर इसका 7 है तो इसमें बहुत कम परिवर्तन होगा। क्या होगा, बहुत कम परिवर्तन होगा, बहुत कम परिवर्तन होगा, जिससे क्या पता चलता है कि जो अमोनियम एसीटेट है, कौन, अमोनियम एसीटेट क्या क्या कार्य करता है आपके, अमोनियम एसीटेट क्या कार्य करेगा आपके, उभय प्रतिरोधक का कार्य करेगा। किसका कार्य करेगा, उभय प्रतिरोधक पदार्थ के रूप में कार्य करेगा अमोनियम एसीटेट। तो इस प्रकार से अपन समझ सकते हैं कि विलयन के अंदर उभय प्रतिरोधक विलयन किस प्रकार से आपके, जैसे एग्जाम्पल के अंदर अपन ने ले लिया पोटेशियम क्लोराइड और अमोनियम एसीटेट, इन दोनों का विलयन है 1 लीटर का विलयन। इस विलयन के अंदर अपन क्या डाल रहे हैं, HCl डाल रहे हैं, दोनों के अंदर मिक्स करके HCl की एक एक बूंद डाल रहे हैं। तो पोटेशियम क्लोराइड के pH के मान में तो परिवर्तन हो जाएगा, लेकिन pH अमोनियम एसीटेट के pH के मान में बहुत कम परिवर्तन होगा। तो इससे अपन क्या समझ सकते हैं कि अमोनियम एसीटेट क्या कार्य कर रहा है आपके, अमोनियम एसीटेट आपके कार्य कर रहा है किसका, उभय प्रतिरोधक का कार्य कर रहा है। तो क्यों, क्योंकि ये आपके अपने pH में परिवर्तन का प्रतिरोध कर रहा है, pH में परिवर्तन का विरोध कर रहा है, pH में परिवर्तन नहीं होने दे रहा है। तो इस प्रकार से अपन समझ सकते हैं pH में परिवर्तन के संदर्भ में। तो अमोनियम एसीटेट और पोटेशियम क्लोराइड के बारे में। और बात करें अपन उभय प्रतिरोधक की, तो पोटेशियम क्लोराइड की आगे बात समझ में। इसके अलावा और विलयन देख सकते हैं अपन, जो क्या है इनकी विशेषता, जो प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल के विलयन हो सकते हैं। उसके अंदर एग्जाम्पल देखें हैं तो अपन, ये तो आगे एग्जाम्पल, पोटेशियम क्लोराइड तो pH में परिवर्तन का विरोध नहीं करता है, लेकिन अमोनियम एसीटेट pH में परिवर्तन का विरोध करता है, तो ये उभय प्रतिरोधक के रूप में कार्य करता है। इसके अलावा जैसे कुछ विलयन है जिसके अंदर प्रबल और दुर्बल अम्ल के बारे में पूछें तो आपसे बता सकते हैं कि प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल की बात करें अपन, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल के अंदर जैसे यहाँ पर तो लिख देता हूँ मैं आपके, दुर्बल अम्ल, दुर्बल अम्ल, और इस तरफ मैं लिख दे रहा हूँ आपके प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल, और एक तरफ लिख दे रहा हूँ मैं आपके प्रबल क्षार। ये तो हो गए प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार। एक अपन देखेंगे
ये तो दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार के अगर विलयन की बात करें तो इनके अंदर दुर्बल अम्ल हो जाएगा आपके CH3COOH एसिटिक अम्ल, और ये आपके हो जाएगा प्रबल क्षार हो जाएगा सोडियम एसीटेट। ये तो हो गया आपके प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार का। दुर्बल का मतलब जिसके अंदर अम्ल की मात्रा कम है वो दुर्बल अम्ल है। प्रबल क्षार मतलब जिसके अंदर OH मतलब ये क्षार की मात्रा ज़्यादा है तो वो आपके प्रबल क्षार। इसी प्रकार एक एग्जांपल और, जैसे जिसके अंदर अपन लेते हैं किसका, पहले ले लिया दुर्बल अम्ल ले लिया, तो अब की बार दुर्बल क्षार ले लेते हैं और उसके साथ में ले लेते हैं तो ये प्रबल अम्ल। ठीक है, तो दुर्बल क्षार की बात करें अपन तो दुर्बल क्षार हो जाएगा आपके अमोनियम एसीटेट। ये क्या है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, ये तो दुर्बल क्षार का एग्जाम्पल हो गया। और प्रबल क्षार के अंदर अपन ले सकते हैं अमोनियम क्लोराइड। तो ये आपके दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार, दुर्बल क्षार और प्रबल अम्ल। दुर्बल और प्रबल का मतलब तो आगे बात नाम से पता चल रहा है, दुर्बल मतलब जो कमज़ोर है, प्रबल जो मजबूत है, ज़्यादा प्रबल है ना जिसकी मात्रा। तो यहाँ पर दुर्बल अम्ल के रूप में कार्य कर रहा है एसिटिक अम्ल और प्रबल क्षार के रूप में कार्य कर रहा है आपके। तो इस प्रकार से विलयन का pH क्या है, 7 हो जाता है। इसकी मात्रा कम है, इसकी मात्रा ज़्यादा। और दुर्बल क्षार की बात करें तो अपन दुर्बल क्षार आपके अमोनियम हाइड्रोक्साइड है और प्रबल अम्ल है आपके अमोनियम क्लोराइड। आगे बढ़, ये सोडियम एसीटेट, ये एसिटिक अम्ल। इस प्रकार से ये आपके विलयन है जो प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार का, और इसके अलावा दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार के विलयन बन गए। इस प्रकार से अपन समझ सकते हैं कि प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल में किस प्रकार से आपके एग्जाम्पल में पूछ सकते हैं, तो आप बताएं। इसके अलावा अपन बात करें कि मृदा में अगला है आपके, इसके अलावा ये तो हो गए आपके उभय प्रतिरोधक के अंदर। अब अपन बात करते हैं इसके आगे उभय प्रतिरोधी विलयन के गुणों के बारे में कि ये विलयनों के गुण क्या हो सकते हैं। उभय प्रतिरोधी विलयन के गुण, उभय प्रतिरोधी विलयन के गुण। उभय प्रतिरोधी विलयन के गुणों के अंदर अपन समझें तो उभय प्रतिरोधी विलयन के गुण क्या हो सकते हैं, इसके बारे में अपन बात करेंगे कि उभय का मतलब क्या है, जो pH में परिवर्तन का विरोध करे वही आपके उभय प्रतिरोधी विलयन हो जाएंगे। तो pH में परिवर्तन के विरोध के अंदर अपन समझ सकते हैं कि इसके अंदर क्या डालते हैं, pH की मात्रा बहुत ज़्यादा डालनी पड़ती है अपन को, है ना, pH की मात्रा ज़्यादा डालनी पड़ती है। इसके अलावा आपको इसके अंदर क्या करना पड़ता है, pH में परिवर्तन करना है तो थोड़ी मात्रा डालेंगे तो ये प्रतिरोध दर्शाएगा। इसके लिए आपको इसकी मात्रा बहुत ही ज़्यादा डालनी पड़ती है जिससे उसके अंदर pH में परिवर्तन हो सके। तो उभय प्रतिरोधी गुण पढ़ते हैं अपन, 1-2 गुण हैं जो उनके बारे में लिखता हूँ, मैं आपको बताता हूँ। पहला गुण तो है इसका कि प्रत्येक उभय प्रतिरोधी विलयन की pH निश्चित होती है ना। जो pH है विलयन है उसकी pH का मान तो क्या होगा, निश्चित होगा। इसके अलावा और बात करें अपन तो उभय प्रतिरोधी विलयन की pH तो क्या होगी आपके निश्चित होगी, और उसके विलयन में प्रबल अम्ल या क्षार की अल्प मात्रा, उसके विलयन में प्रबल अम्ल या क्षार की अल्प मात्रा मिलाने पर विलयन का pH क्या रहता है, विलयन का pH
अपरिवर्तित मतलब बदलता नहीं है, क्योंकि इनका पीएच क्या रहता है, फिक्स रहता है। और अगर अपन इसके अंदर पहले ही बात कर ली थी, इसके अंदर अपरिवर्तित रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि थोड़ी सी मात्रा होने पर ये इसका प्रतिरोध में परिवर्तन का क्या करेगा, आपके विरोध करेगा। अगर विरोध करेगा तो क्या हो जाएगा, उसके पीएच में परिवर्तन नहीं होने देगा वो। दूसरी बात करें अपन, इसके अंदर पहला गुण तो आ गया बात समझ में, उभय प्रतिरोधी विलयन होते हैं, उनकी पीएच निश्चित होती है, फिक्स होती है। अगर पीएच का मान अगर 7 है या 8 है या 9 है, कुछ भी है, उस पीएच का मान वो उसका फिक्स रहेगा, है ना। ज़्यादातर जो विलयन है उनके गुण की बात करें तो उनके पीएच के मान में परिवर्तन नहीं होता है। अल्प मात्रा डालेंगे तो अपन तो उसके पीएच के मान में परिवर्तन नहीं होगा। आगे बात समझ में। और दूसरी बात करें अपन तो उभय प्रतिरोधी विलयन है, उभय प्रतिरोधी विलयन का पीएच अधिक समय तक, विलयन का पीएच अधिक समय तक क्या होता है, स्थिर बना रहता है, मतलब फिक्स बना रहता है, स्थिर बना रहता है, स्थिर बना रहता है तथा तनुता मतलब भी बताता हूँ, तनुता का भी अधिक प्रभाव, तनुता का भी अधिक प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इस प्रकार से समझ सकते हैं अपन कि उभय प्रतिरोधी विलयन के दो नियम क्या हो गए कि पहली बात तो पीएच या परिवर्तन रहता, पहला नियम। तो दूसरा है गुण इसका कि पीएच में परिवर्तन, अगर उभय प्रतिरोधी विलयन का पीएच अधिक समय तक स्थिर रह सकता है, मतलब उसका पीएच का मान अगर 7 है तो वो लंबे समय तक 7 रह सकता है, क्योंकि उसका ये गुण है उसका। दूसरा है इसको अगर तनुता का भी अधिक प्रभाव इसके अंदर नहीं पड़ता है। मतलब तनुता का मतलब क्या होता है, देखो दो प्रकार के विलयन होते हैं, एक तो आपके विलयन होता है, एक तो सांद्र विलयन। सांद्र जो अपन प्रयोगशाला के अंदर बताऊंगा मैं आपको, एक तो होता है सांद्र विलयन, एक होता है आपके तनु विलयन, एक होता है आपके तनु विलयन। सांद्र और तनु इन दोनों में अंतर क्या है, देखो तनुता डाइल्यूशन बोलते हैं इसको, सांद्र को बोलते हैं कॉन्सेंट्रेट H2O। जैसे सांद्र का मतलब है कि जैसे अगर आपको पास में 100 ml कोई अम्ल है तो उसके अंदर क्या होगी, ज़्यादा से कितनी 10 ml जल की मात्रा होगी, मतलब 90 ml तो होगा आपके, ये आपके अम्ल होगा, 90 ml तो अम्ल और 10 ml जल। तो इससे जो विलयन बनेगा वो बनेगा आपके विलयन, कौन सा बनेगा, आपके सांद्र विलयन। आई बात समझ में, एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ मैं, मतलब इसके अंदर अम्ल की मात्रा ज़्यादा होगी तो वो सांद्र विलयन। और दूसरी बात करें अपन तनु विलयन की, ये तो हो गया आपके सांद्र विलयन। अगर मैं आपको तनु विलयन की बात करूं तो तनु विलयन के अंदर उसको कहेंगे अपन तनु विलयन, जिसके अंदर क्या होगी आपके, जैसे अगर अपन को 100 ml विलयन दिया हुआ है तो उसके अंदर क्या होगा आपके 90 ml, तो मान लो 90 ml तो क्या होगा इसके अंदर अम्ल होगा, जल होगा, और 10 ml अम्ल होगा, 10 ml तो अम्ल और 90 ml जल। तो इससे जो विलयन बनेगा वो विलयन होगा आपके तनु विलयन। आई बात समझ में। सांद्र विलयन में विलयन की मात्रा ज़्यादा होती है, जल की मात्रा कम होती है। और तनु विलयन में क्या होता है, आपके जो विलायक है जैसे अम्ल है या फिर क्षार है तो अम्ल की मात्रा ज़्यादा होगी और अम्ल की मात्रा कम होगी और जल की मात्रा ज़्यादा होगी। इसको अपन कहेंगे तनु विलयन और इसको अपन कहेंगे सांद्र विलयन। आगे बात समझ, इसके अंदर क्या है, अम्ल की मात्रा ज़्यादा, आपके 90% अम्ल ले लिया अपन ने, 90 ml और 10 ml ही जल लिया है तो अम्ल की मात्रा ज़्यादा, तो ये सांद्र अम्लीय विलयन होगा। और इसके अंदर जल की मात्रा 90 है और अम्ल की मात्रा 10 है तो ये तनु अम्लीय विलयन होगा। आई बात समझ में। तनु का मतलब है कि उसके अंदर अम्ल की मात्रा कम, जल की मात्रा ज़्यादा। सांद्र के अंदर अम्ल की मात्रा ज़्यादा और अम्ल मैंने एग्जाम्पल लिया, आप इसकी जगह पर कोई दूसरा भी ले सकते हैं। अगर क्षारीय विलयन बना था, जैसे अपन प्रयोगशाला में देखते हैं कि ऐसे लिखा हुआ था कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, तो ये क्या है आपके सांद्र H2 है। इसी प्रकार जैसे डाइल्यूट H2SO4 लिखा हुआ होता है तो ये क्या आपके तनु विलयन, ये तो आपके सांद्र विलयन है और ये आपके तनु विलयन है। मतलब इसके अंदर अम्ल की मात्रा कम है,
और इस विलयन में अम्ल की मात्रा ज़्यादा है। तो इस प्रकार से अपन समझ सकते हैं। तो इसके ऊपर तनुता का प्रभाव भी बहुत ही कम पड़ता है, इस प्रकार से कि जो विलयन है उसके अंदर तनुता का प्रभाव बहुत कम पड़ता है। तो ये आपके क्या हो गए, उभय प्रतिरोधी विलयन के गुण हो गए। गुणों के अंदर अपन ने क्या समझा उभय प्रतिरोधी विलयन के गुणों के अंदर कि 2 प्रकार के गुण हुए आपके। अपन ने बात की कि पीएच का, उभय प्रतिरोधी विलयन का पीएच निश्चित होता है, आई बात समझ में। और उसके अंदर आपको उसके विलयन में प्रबल अम्ल या क्षार की अल्प मात्रा मिलाने पर उसके पीएच में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। अगर आप प्रबल मिलाओगे तो भी, प्रबल पदार्थ मिलाओगे तो भी उसकी आपको अधिक से अधिक मात्रा मिलानी पड़ेगी, तब उसके अंदर पीएच में परिवर्तन होगा। अल्प मात्रा मिलाने पर उसके पीएच का मान अपरिवर्तित रहता है, ये बात समझ में। दूसरा अपन ने गुण पढ़ा इसका कि उभय प्रतिरोधी विलयन का पीएच अधिक समय तक स्थिर बना रह सकता है, उसके अंदर कोई परिवर्तन नहीं रहता। अगर बहुत ज़्यादा समय तक पड़ा रहेगा तो भी उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। और तन्नुता का भी बहुत कम प्रभाव पड़ता है, मतलब वो लंबे समय तक बना रहेगा तो भी उसके अंदर तन्नु विलयन है तो भी उसका पीएच क्या रहेगा, बना रहेगा। तो इस प्रकार से उभय प्रतिरोधी विलयन से अपन समझ सकते हैं कि 2 गुणों के बारे में पढ़ लिया कि इसका पीएच अपरिवर्तित रहता है थोड़ी सी मात्रा डालने पर, और इसके अलावा स्थिर पीएच इसका स्थिर बना हुआ रहता है। इस प्रकार से भी अपन समझ सकते हैं। इसके अलावा आपने अभी अपन ने बातें कर ली इनके संदर्भ में कि सांद्र क्या होता है, तनु क्या होता है, और उभय प्रतिरोधी विलयन के गुणों के बारे में पढ़ लिया। आगे बात समझें तो उभय प्रतिरोधी विलयन किसे कहेंगे अपन? उभय प्रतिरोधी विलयन उस पदार्थ को कहेंगे कि वे पदार्थ जो क्या करते हैं, पीएच में परिवर्तन बहुत कम करते हैं, है ना। बहुत ज़्यादा मात्रा डालने पर उसके पीएच में परिवर्तन होता है, मतलब वो पीएच में परिवर्तन का विरोध करते हैं। अब अपन पढ़ेंगे मृदा के, ये आपने चैप्टर मृदा से संबंध में है, तो मृदा के अंदर पीएच के परिवर्तन में क्या परिवर्तन होता है इसके बारे में अपन आगे बात करेंगे। तो आज की क्लास में अपन ने क्या क्या बातें की आपके उभय प्रतिरोधी विलयन के बारे में। तो उभय प्रतिरोधी वह होता है जो पीएच में परिवर्तन का क्या करे, विरोध करे। जो अपने पीएच में परिवर्तन नहीं होता था, मतलब वो प्रतिरोध के प्रति क्या करता है, कार्य करता है, मतलब वो पीएच में परिवर्तन का प्रतिरोध करता है। सिंपल सी बात अपन इस प्रकार से समझ सकते हैं कि परिवर्तन का प्रतिरोध दर्शाता है। आगे बात समझ में तो इस प्रकार से कांस्टेंट और डाइल्यूट का भी मतलब आगे आपके तनु और सांद्र के बारे में। तो ये अपन ने उभय प्रतिरोधी विलयन के अंदर आज की क्लास में बातें की आपके किसकी, विलयन के अंदर परिवर्तन के, कि उभय प्रतिरोधक होता क्या है। ये इंपॉर्टेंट है उभय प्रतिरोधक, ध्यान रख लेना आप, इंपॉर्टेंट लगा के समझ लें आप। 2 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है, उभय प्रतिरोधक को मृदा के संदर्भ में समझाइए या उभय प्रतिरोधी विलयन के गुण लिखिए। उभय प्रतिरोधी कहते हैं किसे, एग्जाम्पल बताइए। तो एग्जाम्पल बताया मैंने आपको, कौन सा, एक तो पोटेशियम क्लोराइड KCl का, और उसके अलावा एक और विलयन था आपको अमोनियम एसीटेट का। अमोनियम एसीटेट का बताया, इनके अंदर अपन डालेंगे HCl तो क्या हो जाएगा, पीएच में परिवर्तन हो जाएगा। और इसके अंदर अपन HCl डालेंगे तो पीएच में परिवर्तन कम होगा, पीएच में परिवर्तन कम होगा, आई बात समझ में। और इसके अंदर क्या हो जाएगा, पीएच में परिवर्तन हो जाएगा। तो इस प्रकार से हो जाएगा, ये समझ सकते हैं अपन, क्योंकि तो इस प्रकार से अपन समझ सकते हैं कि अमोनियम एसीटेट क्या है आपके, अमोनियम एसीटेट क्या है आपके, उभय प्रतिरोधी पदार्थ है। तो ये बातें अपन ने की उभय प्रतिरोधक के बारे में एग्जाम्पल के द्वारा, उसके गुणों के द्वारा और उसकी परिभाषा के द्वारा। इसके अलावा अपन पढ़ेंगे अपन मृदा के संदर्भ में कि मृदा के अंदर आपके पीएच में अगर उभय प्रतिरोधी विलयन है तो उसका मृदा के संदर्भ में क्या प्रभाव रहता है, मृदा के अंदर वो किस प्रकार से अपनी उपयोगिता दर्शाता है पीएच के अंदर, है ना। तो ये पीएच में परिवर्तन अगर मृदा में नहीं होगा तो वो फायदे की बात है या नुकसान की बात है, लाभदायक है या हानिकारक है, इसके बारे में अपन को पढ़ना है ना। तो वो अपन आगे की क्लास में पढ़ेंगे। इस क्लास में अपन इतना ही पढ़ेंगे कि आपके पीएच में परिवर्तन कितना हो सकता है और किस प्रकार से होता है। आगे बात में उभय प्रतिरोधक का मतलब समझ में आ गया। उभय का मतलब सिंपल सा ध्यान रखो कि पीएच में परिवर्तन का विरोध करे, प्रतिरोध दर्शाए, पीएच में परिवर्तन का विरोध या प्रतिरोध करे, तो वो आपके क्या कहलाएंगे, वो क्या कहलाएंगे, आपके उभय प्रतिरोधक कहलाएंगे। सिंपल सी बात। ओके, गुड लक, धन्यवाद। आज की क्लास में अपन इतनी बात करेंगे, इसके आगे अपन अगली क्लास में बात करेंगे। धन्यवाद।